खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, हम आम तौर पर अपने प्रोग्राम को जो आगाज़ करते हैं उसमें कुछ ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं जो कि बहुत खुशगवार नौइयत के नहीं होते। आम तौर पे उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, कुछ डिप्रेसिंग वाक़यात होते हैं। लेकिन आज के राइट्स वॉच का आगाज़ हम कुछ अच्छी खबरों से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अदल के ऐवानों से और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर से कुछ बेहतर खबरें सामने आई हैं। पंजाब असम्बली ने इस दफ़ा जो है पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट जो है वो पास कर दिया है, जिसकी वजह यह है कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तजाब गर्दी के वाक़यात होते हैं उनको काबू में रखा जा सके। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि अगर कोई खातून अपने शौहर के गलत रवैये, अपने शौहर के ज़ालिमाना रवैये की वजह से खुला लेती है तो फिर उसको हक महर की जो मुकम्मल रकम मिलने का वो हक है वो हासिल होगा। इससे पहले जो कुछ जजमेंट्स थी वो ये कहती थी कि अगर खातून खुला लेती है तो उसको अपने हक महर का कुछ हिस्सा जो है वो फोरगो करना पड़ेगा, वो फोरफीट करना पड़ेगा, उसको उससे दस्तबरदारी का ऐलान करना पड़ेगा, जिसके बाद वो खुला की तरफ जा सकती है। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने जहेज़ के हवाले से एक अहम जजमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो शादी के वक्त एक दुल्हन को तोहफ़े मिलते हैं या कोई जायदाद उसके नाम की जाती है, वो अगर खुला हो जाए या तलाक हो जाए या सेपरेशन हो जाए, उसके बाद भी उन तमाम जो तोहफ़े या जायदाद जो दी गई है उसकी जो मुख्तियार कुल रहेगी, जो जिसकी मालिक रहेगी वो खातून ही रहेगी। इसका जो है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से क्या असर होगा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस निदा आफ्ताब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की और ख़वातीन के मुतल्लिक जो है वो केसेस भी करती हैं। तो बहुत शुक्रिया मिस निदा, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा जो पहला आपसे क्वेश्चन है वो यही है कि ये जो रीसेंट जजमेंट आई है जस्टिस रहील कामरान शेख की, इसका जो है फ्यूचर में ख़वातीन के जो केसेस आते हैं अदालतों में डाइवोर्स से रिलेटेड और जो मेंटेनेंस के रिलेटेड, उस पर क्या असर हो सकता है? जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात, जिस केस से मुतल्लिक हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम है आसिफ महमूद वर्सेस एडीजे, जी। राहील कामरान शेख साहब की जजमेंट है जो अभी बस कुछ ही दिन पहले आई है। इसमें जो मेन इसका हम कह सकते हैं क्रक्स है जजमेंट का, या जो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि उसमें बात हो रही है कि एक औरत का, आमतौर पे हमारी ये एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि खातून को जब उसकी खुला लेती है, जब वो खुद खुला लेती है, तो उसको अपना हक महर, जो चाहे प्रॉम्प्ट हो या डिफर्ड, प्रॉम्प्ट हो मतलब उसे पहले मिल चुका है, या डिफर्ड में जो उसे एंटाइटल होती है, ठीक है। वो उसको वापस करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब ठीक ये है। इंपॉर्टेंट इसलिए है जजमेंट, अब इसमें इंटरप्रेट किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। अब पंजाब में एक डेवलपमेंट हुई थी, पंजाब में एक अमेंडमेंट आई थी 2015 में, बिल्कुल। जिसके तहत ये कहा गया था कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर बाय वे ऑफ खुला होती है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि औरत ने कंप्लीटली अपना डावर देना है। उसका शी कैन बी आस्क्ड कि वो डिफर्ड डावर के केस में 50%, एंड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट डावर वो 25% उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है मे, कि खातून को द जज में आस्क हर टू रिटर्न। सो बात यह है कि इट इज नो लॉन्गर कंपल्सरी इन दैट सेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। अब इस जजमेंट में क्या है, इसेंशली लोअर कोर्ट से फैसला ये हुआ था खातून के हक में, उसका 2 लाख हक मेहर था जो कहा गया कि वो हस्बैंड ने उसको पे करना है। अब खुला, इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुला खुला के थ्रू डाइवोर्स हुई थी। अब मसला ये है कि आम तौर पे वही होता है कि हमारा रूल ये है कि व्हेन वुमन गेट्स खुला तो उसने अपने हक मेहर को वापस करना है। अब इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जज साहब ने इसेंशली ये रूल किया, और बड़ी एक इंपॉर्टेंट, एंड ये इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं खातून के लिए। बिकॉज एक औरत जब हमारे जैसे माशरों में जहाँ पे एक औरत की फाइनेंशियल इन मोस्ट केसेस डिपेंडेंस होती है ऑन द हस्बैंड, तो जो उसके फाइनेंशियल राइट्स ऑन डिवोर्स होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट राइट है, हक मेहर को, एक फाइनेंशियल डिफर्ड डावर को हम कहते हैं कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अब जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट उसको इस्लामिक लॉ ने दिया है, जो कि हमारा लॉ भी रिकग्नाइज करता है, जब आप उसको ले लेते हैं, जब वो खुला लेती है, अब प्रॉब्लम क्या होता है, जज साहब ने इसेंशली ये रूल किया है दैट इट इज नॉट ऑटोमेटिक
कि जस्ट बिकॉज उसने खुला ली है उसका मतलब है कि कंपल्सरीली उसने अपना हक महर फोरगो करना है। तो इसेंशियली जो रूलिंग है राहिल कामरान साहब की, उन्होंने ये कहा है कि हमने केस टू केस देखना है कि क्या एक पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स पे इज इट फेयर, इज इट जस्ट, कि हम उसको लाजिम करें कि उसने वापस ही करना है। और उन्होंने फिर इस पे कमेंट किया कि इस केस में खातून ने हक महर इसलिए उससे फोरगो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको फोर्स किया गया था कि वो खुला ले। अब सही। खातून ने इस केस में अलेज किया था कि उसके साथ बुरा सलूक करता था उसका शौहर, वो उसको फिजिकल और मेंटल अब्यूज दोनों, शी वाज सब्जेक्टेड टू बोथ। तो इस केस में कहा ये क्या कि इस तरह के केस में इट वुड नॉट बी फेयर कि हम उससे कहें कि वो अपना हक महर भी फोरगो करे। सो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आया है कि आपने इसको एज अ गिवन नहीं लेना कि हर केस में जस्ट बिकॉज वो खुला ले रही है इसका मतलब है वो वापस करे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें प्रेसिडेंट है जो कि सेट हुआ है, और इस वजह से ये एक इट इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कि हम कह सकते हैं कि फॉर वेमेन जो कि खुला लेती हैं उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अच्छा निदा आफ्ताब साहिबा, यहाँ पर जहाँ हमारे जो कोर्ट्स हैं ये कुछ प्रोग्रेसिव डिसीशंस लेती हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स, लेकिन फिर साथ साथ में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पे जो ये फेडरल शरीयत कोर्ट है वो फिर रिवर्स कर लेती है, या फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कहते हैं कि जो ये एग्जिस्टिंग कुछ लॉज हैं या फिर जो डिसीशंस हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ये बताया है कि जो फर्स्ट वाइफ है उसकी जो एक हक है कि वो परमिशन दे सेकंड मैरिज अपने हस्बैंड को कि वो सेकंड मैरिज कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर सेकंड मैरिज नहीं हो सकती। द CII हैज़ डिक्लेयर्ड इट यानी अनइस्लामिक और ये अगेंस्ट शरिया। तो यहाँ पर तो हम लोग एक डिस्क्रिपेंसी देख रहे हैं जहाँ पर कोर्ट्स गुड करने की कोशिश करती हैं, फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो रिवर्स कर देती है। सो हाउ डू यू लुक एट ऑल ऑफ दिस? डू यू थिंक कि ये भी जो केस अभी जो इसका ये फैसला आया है ये भी एंड में जाके ये भी रिवर्स हो जाएगा? अच्छा देखिए, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है ना, ऑफ कोर्स इट इज अ बॉडी जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकग्नाइज करती है। बट द थिंग इज कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स हम देखते हैं कि काफी एक ऐसी, जब पंजाब में पहले वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाली एक लेजिस्लेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही थी तो वो आ गई, बट उसमें भी इन्होंने बीच में दे ट्राई टू गिव एन ओपिनियन कि ये नहीं एनैक्ट हो सकती बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। बट इसमें मैं आपको बल्कि हवाला दूंगी कि बड़ी अच्छी जजमेंट फेडरल शरीयत कोर्ट की। तो जो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट के क्योंकि फैसलों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है बिकॉज उनकी बाइंडिंगनेस है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का ज्यादा हद तक एडवाइजरी रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो ऐसा ओपिनियन देते भी हैं तो वो ज्यादा उसका प्रैक्टिकली लीगल लैंडस्केप पे उतना असर नहीं पड़ता बिकॉज उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है अगर लॉ बन चुका हो। जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसने, बल्कि जिस हवाले से आपने बात की, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस जजमेंट में, जैसे जो मैंने अभी बात की ना वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाली में, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन को आउटलॉ करने में कुछ अनइस्लामिक नहीं है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट का ये काम है कि वो लॉज को एग्जामिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। सो मैं आपको ये कहूंगी कि वाइल्स्ट हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस रही है इन द रेलम ऑफ फैमिली लॉ, साथ ही साथ हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट की असाइड फ्रॉम, ये आपने बात ठीक की, कुछ केसेस हैं जैसे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जहां पे चैलेंज हुए थे, जो पोलिगमी वाली प्रोविजन थी, डिवोर्स वाली प्रोविजन थी, तलाक वाली, उनको जब चैलेंज किया तो वहां पे फेडरल शरीयत कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब ये अभी तक लेकिन हुआ ये है कि बिकॉज एपेलेट जुरिस्डिक्शन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो अभी तक वो प्रोविजंस दे आर स्टिल ऑन द स्टैट्यूट बुक्स। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फिर भी एक चेक है कि द फाइनल एपेलेट अथॉरिटी इज स्टिल द सुप्रीम कोर्ट। एंड क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिस्टोरिकली बड़ी एक हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस ऐसी आई है जो कि मैं कहूंगी कि राइट्स अफर्मिंग है टुवर्ड्स वेमेन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो एक प्रोटेक्शन की लेयर मिल जाती है कि जहां पे कभी फेडरल शरीयत कोर्ट का ऐसा फैसला आए भी तो हमारा फिर भी एक उसको वो फौरन से सस्पेंड नहीं हो जाती प्रोविजन। सो ये एक हमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं बेनिफिट है। आपने खुद बताया कि जजमेंट्स जो हैं ऑब्वियसली वो भी एक पाकिस्तान के कानून में एक अहम उनका होता है जिक्र, लेकिन अगर लॉ इनेक्ट हो और वो पार्लियामेंट की तरफ से प्रो वुमेन लेजिस्लेशन जो है, और ख़ास तौर पे ये हक महर और डाउरी के लिए जो अगर हम इसको किया जाए
वो हमें कम नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में क्या मज़ीद जो पाकिस्तान का मुस्लिम फैमिली एक्ट जो है और उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं आजकल के हालात को देखते हुए? बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, 1960s के ये कानून बने हुए हैं, तो आपकी क्या सजेशन होगी? देखिए, आपने बात बिल्कुल बड़ी एक अच्छी बात, और ये मेरे जहन में पॉइंट था कि ये जो हमारी डिस्कशन है इसमें एक बड़ी एक रेलेवेंट बात है। मैं आपका ये जो पिछला सवाल है उससे भी इस बात को लिंक करूंगी कि मुझे ये लगता है कि इंटरेस्टिंगली हमारे कोर्ट्स जो हैं, द हायर कोर्ट्स लाइक द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, उनकी जूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने बल्कि काफी ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं जो एक्चुअली स्टैट्यूटरी लॉ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो खुला है, पाकिस्तान एक्चुअली पहला मुसलमान मुल्क था जहां पे 1959 में बिल्किस वो जो जब आया था बिल्किस फातिमा वर्सेस नजमुल इकराम कुरैशी केस था, जिसके तहत पहली बार खुला का हक, द वे जैसे आप खुला का हक हम कहते हैं, इट्स अ राइट खातून का, कि जहां पे एक हस्बैंड कंसेंट नहीं भी करता तो खुला जो है वो फिर भी बीवी का राइट है। ये वर्ड यूज हुआ कि इट इज अ चार्टर ग्रांटेड टू द वाइफ बाय इस्लाम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने कहा कि जैसे एक आदमी को तलाक का हक है, उसी तरीके से एक खातून को खुला का हक दिया है। एंड वी बेस इट, उसको बेस किया सूरा बकरा वर्स 228 की इंटरप्रिटेशन पे, 228 एंड 229 की इंटरप्रिटेशन पे। अब इंटरेस्टिंग बात ये, हमारा स्टैट्यूटरी लॉ तब खुला को नहीं इस तरीके से रिकग्नाइज करता था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस जजमेंट को, हाई कोर्ट की जजमेंट को अप्रूव किया 1964 में। फिर हमारी इंटरेस्टिंगली जो खुला की पूरी जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो पूरी तरीके से हमारे कोर्ट्स ने बनाई है, एंड सोलली ये तो हमारे जो स्टैट्यूट है उसमें सिर्फ इस हद तक है कि एक स्केड्यूल में डाल दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो केसेस हैं वो फैमिली कोर्ट सुनेगा। इसके अलावा पंजाब में 2015 में ये चेंज आया कि जिसमें ये जो हमने जो पहले अभी डिस्कस किया, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी, जो सेक्शन 10 में चेंज आया है कि आपको पूरी अमाउंट के जज जो है दे कैन आस्क हर कि वो पूरी नहीं, पार्शियली एक अमाउंट रिटर्न कर दे ऑफ डावर। लेकिन लेकिन मिस निदा, ये वाला जो सेक्शन है ये भी तो फेडरल शरीयत कोर्ट 2022 में स्ट्राइक डाउन कर चुकी है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वही बात है कि वो जब अपील में वो जाता अपील है में तो है उस, अभी सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो अभी उसने फाइनलिटी अटेन नहीं ट्रेन की, नहीं सो की। इसीलिए अभी तक इट्स स्टिल इन इफेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो बताना चाह रही थी ना, वो ये है कि इंटरेस्टिंग कि 2015 में पंजाब में चेंज आया, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने 2015 से पहले ही ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर ली थी कि जरूरी नहीं है कि हर केस में खातून जो है उसको अपना हक महर वापस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जहां पे भी औरत के साथ कोई ज्यादती होती है या कोई हस्बैंड की किसी फॉल्ट की वजह से वो खुला लेने पे मजबूर हो जाती है, वहां पे हम उसको पाबंद नहीं करेंगे कि वो अपना अपना हक महर वापस करे। तो इंटरेस्टिंगली ये जूरिस्प्रूडेंस हमारे कोर्ट्स ने पहले से डेवलप कर ली थी। और फिर ये पंजाब में जब ये लॉ, मतलब जब ये 2015 में चेंज आया, तो उन्होंने इसको इन वे हम कह सकते हैं उसकी अक्कासी की। एंड इस वजह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो सवाल, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी लेजिस्लेचर ने अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से इसको सिंस नाइन, ये आपकी सही बात है कि पहला जो एक मतलब हम कह सकते हैं ना ठोस काम हुआ था फैमिली लॉ में रिफॉर्म का, वो 61 का ही अभी तक MFLO है, जिसको हम बार बार हवाला देते हैं। और आज तक हमने अपार्ट फ्रॉम उसी में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में पंजाब में हुई कि पोलिगमी वाली सजा, सेक्शन 7 की सजा आपने बढ़ा दी, फाइन बढ़ा दिया, और कुछ इस किस्म के चेंजेस हुए हैं। बट अगर हम कहें ना कि वास्ट लेवल पे रिफॉर्म हो, कि हमें दोबारा देखना है कि हमारा लॉ जो है क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे अब मौशरती क्या कंसर्न्स हैं, क्या हमारा लॉ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना फाइन होना चाहिए अगर कोई वायलेट करे प्रोविजंस को, लेकिन नहीं कर रहा। तो ये बात आपकी सही है कि हमारा लॉ जो है, हमारी लेजिस्लेचर हैज बीन वो इस तरीके से फोर्थ कमिंग नहीं रहे रिफॉर्म्स के मामले में। तो वो बल्कि हमें, और इसीलिए हम लोग कोर्ट्स फिर प्रोग्रेस, वो जरा दे ट्राई कि वो जरा कुछ एक निकालते हैं गैप्स और उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। तो हमें यकीनन जरूरत है, और इस मामले में मैं अगर आपसे कहूं कि बहुत से बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जहां पे बहुत ऐसी लेजिस्लेशन हुई है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिसमें हम हम या तो अपने रिफॉर्म को मॉडल कर सकते हैं कि बिकॉज इन कंट्रीज में, अब मैं उस पे आपको एक दो एग्जांपल्स देती जी जी हूँ प्लीज। जिसमें, जी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है
अब आपने देखा होगा हमारा सेक्शन 9 है महफिलों का, जो कहता है कि मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड आपको एक बीवी जो है वो अप्लाई कर सकती है वो मेंटेनेंस ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। मतलब जब तक दोनों का निकाह चल रहा है उसके दौरान वो मेंटेनेंस ले सकती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे फैसलों में भी मेंटेनेंस का पीरियड जो है ना, वो हम कहते हैं कि जब तक आपकी शादी चलती है प्लस इद्दत, उसके हम्म। बाद की मेंटेनेंस का की कोई गुंजाइश नहीं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि सीरिया में 1950s में लॉ इनैक्ट हुआ, जिसके बाद इजिप्ट में, टुनिशिया में, मोरक्को में, ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम मतलब मिडिल ईस्ट में भी बहुत से ममालिक ने एक लॉ पोजीशन अडॉप्ट की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती है कि हस्बैंड को कोर्ट पाबंद कर सकता है कि इवन आफ्टर उनकी तलाक फाइनल हो जाती है उसके बाद भी ही कैन बी मैंडेटेड कि वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस देता रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब ये है लेजिस्लेशन जो कि हमारे मसाइल को देख के बन रही है कि खातून फाइनेंशियली क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसका सबसे बड़ा मसला होता है खवातीन हमारे यहाँ अब्यूसिव मैरिजेस छोड़ती नहीं, क्योंकि वो कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। तो जी ये है उसका जवाब कि जब आपने अपनी जिंदगी गुजार दी एक बंदे के साथ एंड आप उस पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, आपको इकोनॉमिक मींस अ लॉट ऑफ विमेन उनको इजाजत ही नहीं दी जाती कि वो अर्न करें। तो जब आपने उसको इस तरीके से डिपेंडेंट बना दिया है तो आपने इंश्योर करना है कि आप उसे किसी डिसएडवांटेज पे तो नहीं रख रहे। हम्म। अब उन मुल्कों ने क्या कहा कि जब तक औरत की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं होती, सो फॉर इंस्टेंस जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती या वो कोई दूसरी शादी कर ले या किसी और तरीके से उसके पास कोई मीन्स आ जाए, तो फिर तो हस्बैंड का राइट खत्म। तो उन्होंने एक पीरियड डिवाइस कर दिया है मोस्ट कंट्रीज कि इतनी देर के लिए आप हस्बैंड को पाबंद करें कि वो अपनी बीवी को उसी तरीके से मेंटेनेंस देता रहे। ठीक। सो ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक। बहुत जी। शुक्रिया मिस निदा, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत तफसील से जो ये जजमेंट आई और इससे जुड़े जो दीगर अहम कानूनी मामलात होते हैं उस पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमें उम्मीद है कि जो हमें देखने वाले हैं उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है प्रो वुमेन जो जजमेंट्स के बाद प्रो वुमेन जो लेजिस्लेशन है उसका दौर भी जल्द शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची वॉज द साइट ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रूटल एंड ग्रूसम इंसिडेंट। एक अहमदी शख्स को टीएलपी के कुछ कारकुनान हैं उन्होंने दिन दहाड़े लिंच किया था, और ये जो सारा सिलसिला है ये एक फॉलो करता आ रहा है। ये अपेरेंटली 2 या 3 साल से चल रहा है कि एक सर्टन जो अहमदियों का वर्शिप प्लेस है उसके ऊपर इससे भी पहले भी अटैक्स हुए थे, और वो जो स्पेसिफिक जो शख्स हैं जिनको लिंच किया गया था वो एक विटनेस थे। आम तौर पर कराची में ये देखने को नहीं मिलता और सिंध में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपने भी देखा है कि हाल ही में ही कुछ ही अरसे पहले एक डॉक्टर हैं उनको लिंच कर दिया गया था ओवर अ फॉल्स ब्लास्फेमी एक्यूजेशन। सिंध के अंदर एक सर्टेन पार्टी, एक सर्टेन रिलीजियस पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो उभर के आ रही है, और इन्होंने एक फोर फ्रंट जो उनकी एक प्रोएक्टिव उन्होंने एक रोल लिया हुआ है। जो जितने भी ये ब्लास्फेमी के ये केसेस हैं या फिर एक्यूजेशंस हैं उनके अंदर उनका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रोल नज़र आता है, और साथ साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी की जितनी भी टारगेटिंग होती है, हरासमेंट होती है, अनफॉर्चुनेटली अब लिंचिंग भी, उसके अंदर भी उनका एक रोल है। कराची पुलिस ने अभी आई थिंक अराउंड 12 लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, जिनमें से एक यूनियन काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं एफिलिएटेड विद द टीएलपी, उनको अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन ये देखना बाकी है कि इसके अंदर जस्टिस मिलेगा। जड़ावाला इंसिडेंट में आफ्टर ईयर्स सिर्फ एक पर्सन को सज़ा दी गई है। सरगोधा लिंचिंग इंसिडेंट में देयर इज़ नो न्यूज़। जो उमरकोट का भी वाक़या हुआ था उसके अंदर भी जो सज़ाएँ हैं उनका कोई अता पता नहीं कि किसको सज़ा सुनाई दी गई, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये आज तक हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हम लोग को भी यही खदशा है कि इस केस में भी यही हम लोग देखेंगे अंजाम, कि बहुत वाइड स्प्रेड किस्म की इम्प्यूनिटी के साथ ये एक सर्टेन कम्युनिटी है वो ऑपरेट कर रही है एंड दे कीप गेटिंग अवे विद इट। इस सारे सिचुएशन को बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से मिस राबिया महमूद साहिबा ने देखा हुआ है। शी इज़ ए राइट्स एक्टिविस्ट और शी हैज़ लेड सर्टन फैक्ट फाइंडिंग्स, जो इन सर्टन इंसिडेंट्स जो है इनके अंदर जाके वहाँ पर कम्युनिटी से भी बात की हुई है और इंस्टीट्यूशन से भी बात की है, एंड शी हैज़ अ गुड ग्रिप
और कि कौन कौन से अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो इस किस्म की जो वायलेंस है उसको बार बार एक जो है सामने लेके आती है। आई एम अ फॉर्मर कराचीआइट, दिस फॉर मी दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ शॉक के रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी की लिंचिंग हुई है इस तरीके से। सो डू यू सी दिस के जो एक सर्टेन रिलीजियस पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस है वो एक सिटी के अंदर वो बढ़ने लग गया है, और वाज दिस अ लॉन्ग टाइम कमिंग, या वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन एट सम पॉइंट? यकीनन ये एक ट्रेंड का और इम्प्यूनिटी में जो पाकिस्तान में है, रिलीजियस वायलेंस की भी, अहमदिया के खिलाफ भी और ओवरऑल भी मज़हब के नाम पे, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक किसी उससे नहीं है, एक माइनॉरिटी से, ये उसकी एक कड़ी है, ठीक है। और अगर हम खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ अहमदिया की बात करें तो आप देखें कि जो उनके साथ कराची में होता आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, टीएलपी के साथ, तो ओवरऑल हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब से टीएलपी जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू की है, जब से उसको नाम मिला है टीएलपी का, पहले टीएलवाईआर थी, और उससे तो एक स्पाइक तो है वायलेंस की और एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन की भी, और ख़ास तौर पे अहमदिया के ख़िलाफ़ भी, मगर ओवरऑल भी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी हमने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं, लिंचिंग्स के, मॉब वायलेंस के, या जिस तरह से लोगों के पीछे पड़ जाना और जलाओ घेराव करना कि जब तक इस बंदे को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जैसे लाहौर में पतरस के साथ हुआ था, पतरस मसीह एक टीनेजर था लड़का, उसके साथ, तो वो अपनी जगह है। मगर कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो टीएलपी का जो तशद्दुद है और डिस्क्रिमिनेशन है अहमदिया के खिलाफ, उसका तो एक पूरी लिस्ट है अटैक्स की। और आप सिंध में हमने देखा कि दिसंबर में एक अहमदिया बंदे को टारगेट किलिंग कर दी गई। पूरे 2024 में 6 जो अहमदिया मर्द थे उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अहमदी फेथ से उनका ताल्लुक था। और इस साल भी अटैक्स हो रहे थे। अब ये जो इनकी वर्शिप साइट थी, जो प्रेयर हॉल था, जिसके ऊपर जहां मॉब जो है इकट्ठा हुआ था, मुश्तइल जो हजूम था 18 अप्रैल को, वो उसके ऊपर 2 मरतबा पहले जो है वो उसकी टारगेटिंग हो चुकी है 2023 में, इसी खास सदर में, जो कराची सदर में जो ये हॉल है वहां पर। और बिल्कुल। ये जिनको टारगेट किया गया है वो उस केस में जो है वो उसमें विटनेस थे जो पहले अटैक्स हुए थे। सो अब ये जो वायलेंस हुई है, ये सिर्फ ये इस तरह से तो मुख्तलिफ है कि हमने कुछ मॉब किलिंग्स के अंदर देखा है कि ब्लास्फेमी की एक्यूजेशन लगती है, सिंध में भी और बाकी पाकिस्तान के अंदर भी जो वाकयात हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर मॉब इकट्ठा होता है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पहलू है कि इंटरनेट पे बात होती है, वैसे ही इतनी नफरत मौजूद है। और टीएलपी इन मॉब टीएलपी के सपोर्टर्स और उनके कुछ लीडर्स और लोकल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, उसके अंदर तो कोई जो है दो राय नहीं है। मगर इसमें जो है वो मुख्तलिफ थोड़ा सा इस तरह से था कि ये उन बाकी मॉब्स की तरह हैं, उन हजूम जो मुख्तलिफ रहे हैं इंसिडेंट्स जो हमने देखे हैं, रमज़ान में भी, पंजाब में भी जुमा के दिन इकट्ठे हो जाते थे कि लोगों इकट्ठे हो गए हैं और वो कहते हैं कि पुलिस एक्शन ले, उस तरह से ये एक ग्रुप था। किसी एक बंदे के खिलाफ जो है वो एक्यूजेशन नहीं थी, किसी के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो उसने ब्लास्फेमी की है, मगर एक अहमदी के लिए टेक्निकली कोट अनकोट अलेजेड जो एक इल्जाम होता है ब्लास्फेमी का, वो लगना भी नहीं, वो सिर्फ अहमदी है, वही उसके लिए जो है वो उसको वल्नरेबल करता है। और बस उसी तरह से उस हजूम ने इनको मारा, इनको आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने भी ये बात की और उनकी कम्युनिटी ने भी, कि ये क्योंकि विटनेस थे उस केस में 2023 वाले में, और इनको लोग देख चुके थे पहले वहां पर, और जब ये नजर आए हैं जो लईक साहब थे, तो इनको फिर मॉब ने जो है वो एस्केलेट कर गई और इतना ज्यादा मारा कि ही लॉस्ट हिज लाइफ। और जो परेशान कुन बात वो ये है कि दूसरा मॉब जो है वो तो एनरेज करता है ना, और बहुत ज्यादा हम उसकी बात करते हैं कि पुलिस से क्यों नहीं लगा, जो ब्लास्फेमी वाले मॉब्स हैं जो मुख्तलिफ हमने ओवर द इयर्स देखे हैं कि वो कैसे इतना स्ट्रांग हो जाता है। मगर इसमें क्या एक्सक्यूज थी इस चीज की कि सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं फराहम की गई और उसको कर्ब करने के लिए टाइम ही नहीं मिला किसी को, और दिस हैपेंड। इट्स एक्चुअली फार मोस्ट, आई मीन, हर इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक जी। और बहुत हमें लगता है कि किसी घिनौने उसकी तरफ जा रहा है, मगर ये देखिए, अपनी तरह का एक नया इंसिडेंट है और काफी इट्स हॉरिफाइंग व्हाट हैज हैपेंड इन कराची। अच्छा मिस राबिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कराची में तो आपने बताया कि वाक़यात बढ़े हैं, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा है कि पंजाब जो है वो एपी सेंटर रहा है अहमदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होने वाले जो भी इक़दाम हैं उनका।
लेकिन उसके हवाले से पंजाब हुकूमत बिल्कुल जो है वो कोई एक्शन लेती हमें नज़र नहीं आई। सिंध में हमने देखा, फिर भी पुलिस ने FIR दर्ज की, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, लेकिन पंजाब में बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो लीगल रेमेडी जो है वो अडॉप्ट नहीं की गई, या कम अज़ कम वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये जो इनएक्शन होता है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट या ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो किस तरह से मदद फराहम करता है जो है इस तरह के मज़ीद वाक़यात को होने के लिए? जी, टीएलपी का जो आप जानते हैं कि जिस बेसिक चीज पे कैंपेन करके टीएलपी टीएलपी बनी है और पार्टी बनी है, वो क्या है? वो सारा ये ब्लास्फेमी का जो कानून है और तौहीन का जो कॉन्सेप्ट है और फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का, जिसपे वो झूठ अपनी तरफ से फैब्रिकेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स को लाके कि ये जो है ये कहता है इस्लाम और ये कहता है हम जो कह रहे हैं वही चीज है और वही सच है, जिसको बहुत ज्यादा और स्कॉलर्स डिबंक कर चुके हैं कि ये जो है वो गलत है। तो टीएलपी तो उसी की बेसिस पे कैंपेन करती है और भी कैंपेन की बातें करती है, मगर उस पे करती है उसी चीज को जो है उसको अलाउ भी किया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, अब वो एक एक उसको सर्टन फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो इस्लामिस्ट है, मगर उसको किसी ने भी इस तरह से डिसिप्लिन करने की कोई भी अथॉरिटी जो है उसको कोशिश नहीं कर चुकी। और आपने देखा है कि जब जब वाकयात होते हैं, जैसे हमने जड़ावाला में देखा जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ था 2023 में, और इतने लार्ज स्केल का अटैक हुआ था, उसमें भी जब बात की गई तो इन पार्टीज के और इनके लोगों को जो है पिन पॉइंट नहीं किया जाता, एक जेनेरिक सी स्टेट और पुलिस जो है वो ओपिनियंस दे देती है, राइट? और उसमें राइट विंग को, फार राइट को और मॉब को पैसिफाई भी करती है। और जब लाजर मसीह का केस हुआ था सरगोदा में, तब भी यही देखा, उसमें भी टीएलपी के लोग जो थे, सपोर्टर्स जो थे, वो इन्वॉल्व थे। हमने खुद जाके फैक्ट फाइंडिंग की थी और लोगों ने भी, और उसके बाद भी फॉलो अप किया, वो इन्वॉल्व थे उसके अंदर और उनके लीडरान। और अब जो है और इसको जो है इनडायरेक्टली एनसीएचआर और बाकी भी पिन पॉइंट कर चुके हैं। तो ये तो पंजाब और पुलिस, और मैं एक और बात कह दूं, ये तो हम टीएलपी की बात करें, मगर पंजाब पुलिस का ओवरऑल एक, और बाकी पुलिस का भी मगर पंजाब पुलिस का मेरे अपने रिपोर्टिंग के इतने सालों से 2008 एंड 2009 ऑनवर्ड्स मैंने इतने वाकयात देखे हैं टीएलपी से पहले भी, कि जो उनकी अप्रोच होती है ना अहमदिया की तरफ, वो ये होती है कि उनको कह देते हैं कि क्योंकि ये एक पार्टी जो है वो ज्यादा लाउड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, खुल के उस तरह से नहीं करती, लॉ अबाइडिंग है, तो उनको जाके कह देंगे कि आप जो है ना आप चुप कर जाएं। ईद पे जब इनके ऊपर जो है सारी टारगेटिंग होती है, क्योंकि ईद पे तो हम देखते आए हैं, इस मरतबा तो ईद उल फितर पे भी बहुत हुआ है और रमजान में भी, मगर ईद उल अजहा पे तो हमेशा होता है और इतने इतने ज्यादा केसेस होते हैं जिसको पुलिस भी उन एफआईआर में मुद्दई है। हमने जो ये देखा है कि एफआईआर जो हैं उसमें पुलिस भी करती है, ठीक है। और जो ईद उल अजहा में इनके खिलाफ जो केसेस हुए थे पिछले साल, उसमें भी पुलिस मुद्दई थी। तो पुलिस हमेशा से, उसका एक ट्रेंड है प्री टीएलपी एरा में भी, कि वो कह देते हैं कि आप जो है ना वो आप जो हैं इसको मान जाएं और आप एहतियात करें। और मुझे ये सुनने में आया है और मैंने बात की है इनके कम्युनिटी के कुछ लोगों से कि कराची में भी जो है पुलिस ने कहा है कि आप देखिए, आप जो है ना एहतियात करें और आप ना इस वक्त प्रेयर्स के लिए और उन चीज़ों के लिए मत निकलें। तो इस वक्त कराची में जो अहमदियां हैं उनमें से जो मुझे बताया गया है कि इस वक्त वो लोग, कोई भी लोग जो है वो कॉन्ग्रीगेट नहीं कर रहे अपनी प्रेयर्स के लिए, बिल्कुल भी आउट ऑफ फियर। और जो ये इन इन इस विक्टिम के साथ हुआ है वहां पर, कि वो उनको आइडेंटिफाई किया गया था कोर्ट में, और दैट्स हाउ द टीएलपी एंड द अटैकर्स न्यू हु ही वाज, दिस जेंटलमैन। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि वो अब जो, पहली बात तो ये कि दे डोंट हैव अ लॉयर एज येट। वहां पे कराची में हालात इतने खराब रहे हैं कि लॉयर नहीं मिला, क्योंकि उनके अपने एक राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर थे, उनके खिलाफ अटैक्स हो चुके हैं, तो उस लॉयर नहीं मिला अभी तक। और वो खुद इतने डरे हुए हैं कि अब अगर ये केस होगा और जब ये शुरू होगा, क्योंकि अरेस्ट तो किए हैं वहां पर कराची में, और टीएलपी के लोगों को भी अरेस्ट किया है, यूनियन काउंसिल के उनके बंदे को भी, मगर पीपल आर स्केयर्ड, Ahmadi men are scared to show up and go to the court at the moment। और पुलिस का अब आप यही देखिए कि हमेशा वो उनको कहती है कि आप जो हैं वो ना करें, हम नहीं कर सकते। और पुलिस का ये भी है कि जो पंजाब में जब ईद उल अजहा होती है तो उनके, ये तो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ को उठा चुके हैं, और हमने खुद देखा कि आर्बिट्रेरीली अरेस्ट करती है लोगों को, उनकी प्राइवेसी को वायलेट करती है, रेड्स करती है, खासतौर पे ईद पे जो हमने देखा, और ये ज्यादा ट्रेंड हो गया है। एक तो
आर्बिट्रेरी अरेस्ट करना, जो कि एक शॉर्ट टर्म एंड फोर्स डिसअपियरेंस की एक टाइप होती है, क्योंकि बंदे को उठा के ले जाना बगैर किसी कागजात के, पेपर वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है और उसको उठा के ले गए हैं और उसके बाद पता ही नहीं कि वो कहाँ है, ना उसकी कम्युनिटी को ना इसकी फैमिली को, कि उसको कहाँ रखा हुआ है। तो पुलिस इस तरह भी करती है, बदतमीजी भी करती है। जब लोगों के घरों में रेड्स किए हैं हमने देखा है लास्ट ईद पे, और मतलब जो अरेस्ट हैं वो तो वायलेशन हैं ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के और पाकिस्तान की अपनी जो लॉ है उसके, मगर उसके ऊपर ये बिहेवियर इस तरह से करना कि, और जो दबे हुए हैं उन्हीं को दबाना, और हमेशा अपीज करना। अपीज का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमेशा, कि फार राइट को, चाहे वो खत्म नबूवत वाले पहले होते थे या कोई सुन्नी तहरीक वाले होते थे, अब टीएलपी आ गई है उसकी जगह, उनको हमेशा पैसिफाई करना। उसका तो एक देयर इज लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री। ओवरऑल टीएलपी आप कह रही है ना कि एक तो ये अपीजमेंट भी है, फिर वो इम्प्यूनिटी के साथ भी एक्ट कर रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वायलेंस एंड थ्रेट्स एंड हरासमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। देर वॉज अ वेरी ब्रीफ पीरियड, टीएलपी है उसको बैन किया था, प्रोस्क्राइब कर दिया था, एंड वो इसलिए था क्योंकि वो उन्होंने एक शहर लाहौर के अंदर उन्होंने जिस तरीके से यानी कि तोड़ फोड़ राइटिंग की थी, तो उसके अंदर पुलिस को ही अटैक कर दिया था। सो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज नॉट अंडर थ्रेट, इट वाज एन इंस्टीट्यूशन विच वाज द कॉज फॉर इट टू बी टेम्परेरली बैंड। लेकिन वो वही बात है कि इमीडिएटली पे बैन लिफ्ट भी हो गया था। सो इस सारे यानी कि जो ये मैं इंकैप्सुलेट करके बता रही हूँ, तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ तो ये इम्प्यूनिटी तो है, बट व्हेन इवन द टीएलपी टर्न्स अगेंस्ट द स्टेट, उसमें भी है ना एक दे सीम टू हैव सम सॉर्ट ऑफ चिप, दे सीम टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रम्प कार्ड विद देम, जो उनको यानी कि पीछे जो है पतली गली से निकाल देता है उनको फ्रॉम द ट्रबल। सो इसी से हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि व्हाट इज़ इट अबाउट द टीएलपी के जो स्टेट है वैसे ही ओवरऑल उनको टच करने के लिए तैयार नहीं है, और जब वो डंडा यानी कि जोर दिखाती है तो वो इमीडिएटली पाँव पड़ जाती है और उनको अपोलोजाइज करती है, एंड देन फ्री इम्प्यूनिटी के साथ वो यानी कि ताकि वो बाउंस बैक करें और भी ज़्यादा पावर के साथ है ना वो राज करे स्ट्रीट्स का। तो व्हाट इज़ दिस ट्रेंड, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? बिल्कुल आपने सही कहा। सवाल जो आपने उठाया ये हम सबका सवाल है, ठीक है। पिछले साल हमने देखा कि चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनको टीएलपी के लीडरान ने कहा कि उनके सर पे इतने पैसे हैं जो उनका सर लेके आएगा। मैं अब वो बात कैसे रिपीट करूं, और करोड़ों रुपए उस पे लगाए, एंड दे वर अलाउड टू से इट। एंड साद रिजवी, द सन ऑफ द फाउंडिंग अमीर ऑफ टीएलपी जो है, उन्होंने तमाम जजों के नाम लिए और उन्होंने कहा ये इसमें इन्वॉल्व हैं। और जस्ट टू पॉइंट आउट हियर मिस राबिया, उस सारे जिस जिस केस की आप बात कर रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो ऑब्वियसली जजमेंट पे रिवर्स की गई थी, उसके वो कुछ वो पैराग्राफ्स एक्सपंज किए थे, तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट के सारे अपील्स का प्रोसेस है ना, अब उसका प्रेसिडेंट बन गया है कि वो बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया है। यानी इस हद तक इस पार्टी का इन्फ्लुएंस है। एग्जैक्टली इस पार्टी का इन्फ्लुएंस है, या इस पार्टी के इन्फ्लुएंस इसको अलाउ किया गया है टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। आई ऑलवेज से दैट। और इसको जो प्रोजेक्ट जो थी ये टीएलपी, जिनका प्रोजेक्ट है, जिन्होंने इसको बनाया है, कॉल इट द प्रोजेक्ट टीएलपी, एंड द आर्किटेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टीएलपी जिन्होंने बनाया, वो आप जानते हैं कि किस तरह से 2017 में इन्होंने क्या एक है रोल प्ले किया गया, और एक नेसेसरी एक नुएसेंस है इसको क्रिएट किया गया, इसको ऑर्गेनाइज होने दिया गया। ये नहीं है कि ये टीएलवाईआर की फॉर्म में, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते थे पहले, जब ये मुमताज कादरी वाला पूरा वाकया हुआ, और उसके बाद जो है ये बनना शुरू हुआ ग्रुप, और इसकी और भी फैक्शन थी, मगर एक फैक्शन को जो है वो मजबूत किया गया, और उस फैक्शन को पैसिफाई किया गया, उसको अपीज किया गया 2017 में हमने देखा, और बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और ये सब हमारे सामने हुआ है। और उसका मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा, एनी पाकिस्तानी हु इज फॉर पीस एंड हार्मनी is traumatized by that. I always say कि I am traumatized by the formulation of this whole party and incident. अब ये देखिए कि क्या ये बाकी जो है आपके जो इदारे हैं या आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या वो ये समझते हैं कि ये इन पर हाथ डालना जो है वो इनके पे ग्रेड से ऊपर की चीज़ है, कि जिन्होंने इनको क्रिएट किया वही जो है इसको एड्रेस करें? क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इलेक्शन से पहले तो टीएलपी ने जैसे जो है वो एक अंधाधुंध, हमने देखा कि पिछले साल जो है वो एक ऐसा, आई मीन स्पाइक तो पहले ही है, मगर उससे पहले
आगे पीछे वाकयात हुए पंजाब के अंदर भी और भी इधर उधर, और फिर जड़ामाला हुआ, और फिर थोड़ा सा देयर वाज अ लल इन द टारगेटिंग, राइट, अ टारगेटिंग ऑफ अहमदिया आल्सो, टारगेटिंग ओवरऑल, और फिर आहिस्ता से दोबारा से वो काम शुरू हो गए। अब वो जो है एक उनका जो डिनोमिनेशन है जो बरेलवी, वो है भी मेजॉरिटेरियन डिनोमिनेशन पाकिस्तान में, ठीक है। तो फिर वो एक लैंग्वेज भी जो है वो लोगों की बोलते हैं, और टीएलपी ने, आपने कराची का जिक्र किया था, वो तो कराची के उन इलाकों में भी एक पंजाबी जो है ओरिजिन की जमात है, और वो लीडर भी एक खास किस्म की एक उनका एक्सप्रेशन था जो वफात पा गए हैं अब। फिर भी वो इतने पॉपुलर हैं, वो उन्होंने इतने कैंडिडेट फील्ड किए पूरे इलेक्शन में, खुशदार के अंदर भी टीएलपी के कैंडिडेट थे और केपी के अंदर भी, कोने कोने में पाकिस्तान के। तो जहां आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरी पार्टीज को, मेन स्ट्रीम को भी और इस्लामिस्ट पार्टीज को भी, जो दूसरी जमातें इस्लामी हैं उनको, और जेयूआई वगैरह को, इतने मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के जो हैं उनकी टारगेटिंग होती है उनके लोगों को, मगर टीएलपी को कोई मसला नहीं, ठीक है। वो एक फेवरेट के तौर पे फेवरेट ही हुई ना, इफ दे आर बीइंग अलाउड टू डू व्हाट दे वांट टू। सो ये तो क्वेश्चन मार्क है कि कोई कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो उनको डिसिप्लिन कर सके, जो उनकी हेट स्पीच को, उनके लीडर्स की हेट स्पीच को, उनका एजेंडा और हेट जो है उसको डिसिप्लिन कर सके, कोई क्वेश्चन कर सके, कोई कोर्ट नहीं कर सकती। वैसे ही जो ब्लास्फेमी और तौहीन का जो इल्ज़ाम है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टेट के पास लैंग्वेज नहीं है। हाँ, स्टेट चाहे तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, और जिनसे वो अग्री नहीं करती, उन पे एक्शन ले लेती है अगर वो चाहे तो, मगर ओवरऑल इस पे काम ही नहीं किया गया, और अगर काम किया गया है तो उसको जो है उस ऑल्टरनेटिव को मेन स्ट्रीम ही नहीं किया गया है, एंड एवरीवन इज जस्ट स्पेस जो है वो सारी टीएलपी को दे दी जा चुकी है। और अब तो मैं ये सोचती हूँ कि जो राइट विंग फार राइट के दूसरे लोग थे जो ब्लास्फेमी और इन चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स करते थे और करते भी हैं, उन लोगों का तो दुकान इन्होंने बंद करवा दी है, बिकॉज दे हैव टेकन ओवर this kind of campaigning, and they're very good at what they do, unfortunately. बहुत शुक्रिया राबिया महमूद साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े तफसील से ये जो अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, जो उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उसके मुहर्रिकात पे आपने बात की और बताया कि जो स्टेट का इनेक्शन होता है वो किस तरह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या इस तरह के वायलेंट मॉब्स होते हैं उनको और ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि वो एक इम्यूनिटी के साथ इन वाक़यात को दोहराते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे आज के टॉपिक पसंद आए होंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।